आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं ANN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी हड़ताल खत्म करने मुलाजमीन ने किया ऐलान, हुकूमत के जवाब का इंतजार। हैदराबाद में सब्जियों की कीमत में इजाफा, आम आदमी परेशान। 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ईवीएम में गड़बड़ी हुई, ADR का दावा। 2019 के पहले 6 महीनों में बैंकों में हुआ 95,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। NRC का मुल्क भर में होगा निफाज, वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। आरटीसी मुलाजिमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आज दोपहर विद्यानगर में एम्प्लॉयज़ यूनियन के दफ्तर में एक अहम इजलास मुनक्किद करते हुए हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अगर गैर मशरूत तौर पर 4 अक्टूबर तक आरटीसी में ड्यूटी अंजाम देने वाले तमाम मुलाजिमीन को खिदमात को वापस लेती है तो ऐसी सूरत में तमाम मुलाजिमीन हड़ताल ख़त्म करते हुए दोबारा ड्यूटी पर रुजू बुकार होने तैयार हैं। अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि हाई कोर्ट की तजवीज़ पर उनका मुकदमा लेबर कोर्ट से रुजू हो गया है और हमें यकीन है कि लेबर कोर्ट में हमें मुनासिब इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले का वो एहतराम करते हैं और अदालत के रिमार्क के मुताबिक आरटीसी इंतज़ामिया अपने मुलाजिमीन को एक मिसाली इंतज़ामिया के तौर पर देखेगा। उन्होंने कहा कि आरटीसी के नाम को रोशन करने का सेहरा तमाम मुलाजिमीन के सर जाता है। उन्होंने कहा कि पुरअमन माहौल में बगैर किसी शराइत के तमाम मुलाजिमीन को ड्यूटी पर वापस ले लिया जाए और मुलाजिमीन की इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उन्होंने कहा कि बगैर किसी शराइत के मुलाजिमीन को ड्यूटी पर रुजू होने की दावत दी जाती है तो ऐसी सूरत में हड़ताल ख़त्म करने हम ड्यूटी पर रुजू बकार होने तैयार हैं। बताया गया कि हाई कोर्ट की जानिब से हड़ताल मामले को लेबर कोर्ट से रुजू कर दिए जाने के बाद आरटीसी मुलाजिमीन में तशवीश का इजाफा हो गया था और इस फैसले के बाद मुलाजिमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी भी तजब्जुब का शिकार हो गई और हड़ताल को जारी रखने या ख़त्म कर देने के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ से ही गौर व खौस शुरू हो गया था। बताया गया कि मुलाजिमीन की हड़ताल 47वें दिन में दाखिल हो गई और गुज़िश्ता 2 माह से मुलाजिमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। इसके अलावा अब तक तकरीबन 30 मुलाजिमीन मुख्तलिफ वजूहात के बाद फौत हो गए। रियासती हाईकोर्ट ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के रूट्स को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ दाखिल होने वाली दरखास्त पर आज समाअत की। अदालत ने रूट्स के प्राइवेटाइज करने पर जारी हुक्म इल्तवा को बरकरार रखने का ऐलान करते हुए एडवोकेट जनरल की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने रूट्स को प्राइवेटाइज करने से मुतालिक जारी हुक्म इल्तवा को तौसी ना देने की दरखास्त की थी। अदालत ने जुमे तक हुक्म इल्तवा को तौसी देते हुए इस केस की समाअत मुलतवी कर दी। खबल अज़ीं एडवोकेट जनरल ने कहा कि काबीनी फैसले पर जियो की इजराई तक अदालत इसका जायज़ा नहीं ले सकती। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि मुलाजिमीन की हड़ताल के दौरान हुकूमत रूट्स को प्राइवेटाइज करने का गलत फैसला किया है। हुकूमत का मकसद नेक नहीं है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट एम ए खान ने आज राज्यसभा में तेलंगाना आरटीसी हड़ताल का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन करीब 50 दिन से हड़ताल पर हैं। उन्होंने टीआरएस हुकूमत पर मुतालिकुल अनानियत का इल्ज़ाम आयद किया। एम ए खान ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन खुदकशी कर रहे हैं और हड़ताल की वजह से आम आवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से इस मामले में मुदाखलत करने की ख्वाहिश की कि तकरीबन 50 दिन से तेलंगाना के अंदर आरटीसी की जो गैर मुअय्यना हड़ताल है उससे तेलंगाना के अवाम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट तेलंगाना के अंदर दरहम बरहम हो चुका है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, बावजूद मैं शुक्रगुजार हूं रियासती हाई कोर्ट का, उन्होंने मदाखलत करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रॉब्लम आज तक भी ये कंटिन्यू नहीं हुआ। लेकिन आज भी ये आरटीसी यूनियन ने ऐलान किया कि ये आरटीसी की जो हड़ताल है ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक चले जाएगी। अब मैं आपसे और इस हाउस से दरखास्त करूंगा आपकी तवज्जो से कि तेलंगाना की आवाम बिल्कुल ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से सिर्फ एम्प्लॉइज का ही मामला नहीं बेरोजगार हुए हैं, लेकिन कई 3-4 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं और इससे जो है
माशी हालत पे भी तेलंगाना का असर पड़ रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसमें मदाखलत करके या रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मदाखलत करके इस मामले को हल करना। तेलंगाना आरटीसी के कंडक्टर की ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई। मेदक डिपो से वाबस्ता कंडक्टर शेख जाफर 40 साल का एक हफ्ता कबल दिमाग पर फालिज का हमला हुआ था, जिन्हें हैदराबाद के संजीवनी हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया था। आज दौरान इलाज उनकी मौत हो गई। बताया गया है कि शेख जाफर मेदक जिले के कोतपल्ली के गांव सलामतपुर के रहने वाले थे। आरटीसी की हड़ताल खत्म ना होने और 2 माह से तनख्वाह ना मिलने से वो काफ़ी परेशान थे। साल 2014 में हुए लोकसभा इलेक्शन में 370 लोकसभा सीटों पर वोटों की तादाद में ज़बरदस्त गड़बड़ी हुई थी। ये गड़बड़ी ईवीएम की वजह से हुई थी। ये दावा किया है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने। एडीआर के मुताबिक इस गड़बड़ी के बारे में कुछ भी बताने से इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया है। इस इशू पर अब एडीआर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। यह अर्जी 15 नवंबर को दाखिल की गई है। अर्जी में अदालत से मुतालबा किया गया है कि वो हिंदुस्तानी इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दे कि किसी इलेक्शन के नतीजे का ऐलान करने से पहले वो दुरुस्त डाटा दस्तयाब कराएं कि कितने वोट पड़े। अर्जी दहिंदा ने अदालत से ये भी गुजारिश की है कि साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन में डाटा को लेकर हुई तमाम खामियों की जांच भी कराई जाए। एडीआर ने 2014 के साथ साथ 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी इंतखाबी कमीशन की तरफ से दस्तयाब कराए गए डाटा में खामी होने की बात कही है। कहा गया है कि 2014 के इलेक्शन नतायज का ऐलान होने के बाद कमीशन की वेबसाइट और उसके ऐप माई वोटर्स टर्नआउट ऐप पर जो वोटिंग का डाटा दस्तयाब कराया गया था, उनमें कई बार बदलाव किए गए थे और हो सकता है कि यह बदलाव खामियों को छुपाने के लिए किया गया हो। अर्जी दहिंदा ने डाटा में किए गए बदलाव पर कमीशन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। अर्जी में कहा गया कि इस मसले पर माहिरीन की टीम के जरिए रिसर्च किया गया, जिसके बाद पाया गया कि काउंटिंग के दौरान वोटों की कुल तादाद और ईवीएम में पड़े वोटों की कुल तादाद अलग अलग इंतखाबी हलकों में अलग अलग थे। ये रिसर्च इसी डेटा की बुनियाद पर किया गया था जो डाटा कमीशन की तरफ से 28 मई 2019 और 30 जून 2019 को वेबसाइट पर दस्तयाब कराया गया था। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कुल 347 सीटों पर पड़े कुल वोट और ईवीएम में पड़े वोटों की कुल तादाद में फ़र्क है। 6 सीट तो ऐसी हैं जहां वोटरों की तादाद उम्मीदवार के जीते गए वोटों की तादाद से भी ज़्यादा है। अर्जी में कहा गया है कि इलेक्शन के नतायज का ऐलान करने से पहले वोटों की तादाद अच्छी तरह जांची जाए। अर्जी में इस बारे में इंग्लैंड, फ्रांस, पेरू और ब्राज़ील जैसे कुछ ममालिक की मिसाल दी गई है। इन ममालिक में इलेक्शन के नतायज एक तयशुदा अथॉरिटी की जांच परख के बाद ही ऐलान किए जाते हैं। सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी और घोटाले लगातार जारी हैं और मौजूदा माली साल के पहले 6 महीने में बैंकों ने 95,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घोटाले और धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज कराई हैं। वज़ीर मालियात निर्मला सीतारामन ने मंगल को राज्यसभा में बताया कि मुल्क के सरकारी बैंकों ने माली साल 2019-20 के पहले 6 महीनों में 95,760 करोड़ रुपए धोखाधड़ी की रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से सितंबर की मुद्दत के दौरान धोखाधड़ी के मामलों की कुल तादाद 5,743 है। वज़ीर मालियात के मुताबिक इस साल 1,000 मामलों में 25 अरब रुपए का घोटाला हुआ है। वज़ीर मालियात ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज़्यादा 254 अरब रुपए के घोटाले की शिकायत की है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ने 108 अरब रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 83 अरब रुपए की धोखाधड़ी की जानकारी दी। बैंकों ने धोखाधड़ी और घोटाले के लिए ढीले ज़ाब्तों और बैंक अफसरान की धोखाबाजों के साथ मिली भगत को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन वज़ीर मालियात ने कहा कि सरकारी बैंकों का नुकसान पूरा करने की कोशिश की जा रही है। बैंकों में घोटाले के वाक़यात रोकने के लिए वसी पैमाने पर कोशिशें की जा रही हैं। निर्मला सीतारामन ने बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों में गैर मुतहरिक कंपनियों के 3,38,000 बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया गया, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार ने 2016 में एक सख्त दिवालिया और खर्च से मुतालिक कानून और भगोड़े माशी जराइम पेशा कानून पास कराए हैं, जिनका मकसद बैंकों को धोखाधड़ी के सबब हुए तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए के खसारे को पूरा करने में मदद देना है।
गौरतलब है कि दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने अफसरान और मुलाजिमीन की मिलीभगत का सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। गुज़िश्ता साल ज्वेलरी ग्रुप को बैरून ममालिक में दौलत वसूली के लिए जारी किए गए फर्जी बैंक गारंटियों के सबब पीएनबी को 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज राज्यसभा में कहा कि गैर कानूनी लोगों की शिनाख्त के लिए पूरे मुल्क में कौमी शहरी रजिस्टर यानी एनआरसी नाफिज होगा और इसमें तमाम मज़ाहिब और फ़िरक़ों के लोगों को शामिल किया जाएगा। अमित शाह ने ऐवान में वक्फ़े सवालात के दौरान एक ज़मीनी सवाल के जवाब में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि लोगों में एनआरसी और शहरियत कानून में तरमीम के सिलसिले में तज़ब्ज़ुब है, जबकि दोनों अलग अलग हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आसाम में एनआरसी नाफिज किया जा रहा है और ये दरअंदाजों की शिनाख्त करने के लिए है। उन्होंने कहा कि जब पूरे मुल्क में एनआरसी नाफिज होगा तो आसाम में भी ये दोबारा अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आसाम में एनआरसी से बाहर रह गए लोगों की पूरी मदद की जाएगी और उनके लिए रियासत की हर तहसील में एक एपिलेट कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को आसाम हुकूमत कानूनी इमदाद फराहम कराएगी। उन्होंने कहा कि शहरियत कानून की मुजवज़ा तरमीम में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आए हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन और पारसी मजहब के लोगों को हिंदुस्तानी शहरियत देने का इल्तिज़ाम है। सभापति महोदय, जो एनआरसी आसाम के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया हाथ में ली गई, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है ही है। और जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख माननीय सदस्य ने कहा, वो पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल। सुकेंद्र से कर रहे हैं। Register of citizenship in Assam, 11 lakh are Bengali Hindus. Although majority of them produce document in support of their citizenship, they have been excluded. My question is, will the government grant citizenship to all genuine affected Indians out of NRC without waiting for 6 years? राइट, मंत्री जी। मान्यवर, ये फिर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का सवाल पूछ रहे। एनआरसी के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। एक सेकंड, मेरी बात समाप्त होने दीजिए ना। एनआरसी के अंदर आज जो नागरिक बने हैं, इनका रजिस्टर बनाने की व्यवस्था है। इसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। मगर ये बात सही है, सरकार मानती भी है कि जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी है, सारे को इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। और इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये सारे धर्म के शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, उनको वो बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रोविजन। हैदराबाद में सब्जियों की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है और इम्कान है कि आने वाले महीनों में कीमतों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान टमाटर के साथ साथ तमाम तरह की सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिस पर आवाम की परेशानी में भी इजाफा हो रहा है। टमाटर, जिसकी कीमत गुज़िश्ता हफ्ते कम थी, अब बढ़कर मुख्तलिफ बाज़ारों में 40 से 45 रुपये फ़ी किलो हो गई है। इसी तरह दीगर सब्जियों की कीमतों में भी उछाल दर्ज किया जा रहा है। सब्जियों की कीमत में इजाफे से आम आदमी परेशान है। मुतवस्सित दर्जे के ख़ानदानों के बजट पर इसका असर पड़ा है और आवाम सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि खाएं तो खाएं क्या। रिटेल मार्केट्स और रहतू बाज़ारों में भी सब्जियों की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है। सब्जियों की पैदावार में कमी के सबब उनकी कीमतों में अचानक इजाफे ने आम आदमी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। आवाम का कहना है कि हर तरफ सब्ज़ी की कीमतों में इजाफे की सूरत हाल देखी जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा रकम ले जाने पर उनको कम से कम सब्ज़ी हासिल हो रही है। आम आदमी का कहना है कि हर साल सरमा के मौसम में सब्जियों की कीमतों में इजाफा होता था, ताहम इस मरतबा काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है।
मिडिल क्लास की आवाम का मानना है कि इस तरह की सूरत हाल उनके लिए तशवीशनाक है और अगर ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रही तो उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं। ताजिरों ने खदशा जाहिर किया है कि आइंदा माह में सब्जियों की कीमतें दुगनी हो जाएंगी। एरागड्डा रेतू बाजार के एक ताजिर ने कहा कि अगरचे कि शिमला मिर्च की कीमत में कमी हुई है, लेकिन दूसरी सब्जियों की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। एक हफ्ते के दौरान टमाटर और गाजर की कीमत में 8 था 15 रुपये, बैगन की कीमत में 6 था 12 रुपये, फली की कीमत में 10 रुपये और भिंडी की कीमत में 5 रुपये का इजाफा दर्ज किया गया है। नाजरीन, अब नजर डालते हैं कुछ अहम मकामी खबरों पर। अब्दुल्लापुर मेट में खातून तहसीलदार को एक शख्स की जानिब से जिस्म पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला देने के वाक़े के बाद तेलंगाना भर की खातून तहसीलदारों की जानिब से काम के मकाम पर अपने साथ पेपर स्प्रे रखने का फैसला किया है ताकि किसी भी इम्कानी हमले से खुद का दिफा किया जा सके। अब्दुल्लापुर मेट में हाल ही में पेश आए वाक़े ने तमाम तहसीलदारों को सख्ते से दो चार कर दिया है और उनमें अदम सलामती का एहसास पैदा हो गया है, क्योंकि अब्दुल्लापुर मेट में हमलावर आसानी के साथ तहसीलदार के चेम्बर में पेट्रोल के कैन के साथ दाखिल हुआ था और उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इस वाक़े के बाद हुक्काम ने खातून ओहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो मज़ीद मोहतात रहें। तेलंगाना भर में तकरीबन 1000 तहसीलदार हैं, जिनमें 400 खातून तहसीलदार हैं। इन ओहदेदारों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए किसी भी मुलाकाती को अपने साथ बैग ले जाने पर या फिर कैन ले जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। साथ ही तहसीलदार से मुलाकात करने के लिए आने वाले अफराद को उनसे मुलाकात से पहले सिक्योरिटी स्कैन से गुजरना होगा। CCTV कैमरों की तनसीब भी एक और ख़दम होगा ताकि इन अफराद पर नज़र रखी जा सके जो बार बार दफ्तर आ रहे हैं। तेलंगाना तहसीलदार एसोसिएशन ओहदेदारों से मुलाकात के लिए आने वालों की जांच पड़ताल पर भी गौर कर रही है। मरकजी वजारत दाखिला ने TRS रुकन असम्बली CH रमेश की हिंदुस्तानी शहरियत को मनसूख कर दिया है। उनके हरीफ कांग्रेस लीडर आदि श्रीवास की शिकायत पर वजारत दाखिला ने कहा कि सिरसिला ज़िले के वेमुलावाड़ा असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले रमेश को जर्मनी की शहरियत हासिल है और उन्होंने धोखाधड़ी से हिंदुस्तानी शहरियत भी हासिल की है, इसलिए उनकी शहरियत मनसूख की जाती है। रियासती हाईकोर्ट ने ग्रुप 2 के फाइनल प्रोविजनल लिस्ट पर हुक्म इल्तवा जारी करते हुए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को हिदायत दी है कि वो अदालत की आइंदा हिदायत तक मुताल्लिका तकर्रुरात के अमल को अंजाम ना दें। ग्रुप 2 के उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट से रुजू होते हुए इस बात की शिकायत की कि अदालत के अहकामात के बावजूद पब्लिक सर्विस कमीशन ने वाइटनर, टैंपरिंग और स्क्रैचिंग करने वाले उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में लाते हुए उनके नामों को प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया है, जबकि हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन को क़ब्ल इस बात की वाज़ेह हिदायत दी थी कि वो वाइटनर, टैंपरिंग और स्क्रैचिंग करने वाले उम्मीदवारों के जवाबी बयाजों को अलग करते हुए बाकी उम्मीदवारों को 1:2 तनासुब से इंटरव्यू के लिए तलब करें। हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच की इस हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें उम्मीदवारों को प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया है, जिनके खिलाफ ग्रुप ने ताज़ा तौर पर एक दरख्वास्त दाखिल की और उन्होंने फाइनल प्रोविजनल लिस्ट के उम्मीदवारों को चैलेंज किया। आज हाईकोर्ट ने इस केस की समाअत हुई और अदालत ने पब्लिक सर्विस कमीशन को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत देते हुए कहा कि अदालत के आइंदा अहकामात तक किसी किस्म के तकर्रुरात को अंजाम ना दें। बाद अज़ां अदालत ने इस केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। रियासती हाईकोर्ट में आज बल्दी इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक मुकदमे की समाअत हुई। इस मौके पर हुकूमत ने अदालत से ख्वाहिश की कि वो इंतखाबात के इनेकाद के खिलाफ दाखिल होने वाली तमाम दरखास्तों को मुस्तरद कर दे। हुकूमत ने कहा कि क़ब्ल अज़ीम बल्दी इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक एतराज़ात को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया है। अगर दरखास्त गुजारों को मज़ीद कोई एतराज़ हो तो वो मुतल्लिक़ा महकमे के अहदेदारों से रुजू होते हुए अपने एतराज़ात पेश कर सकते हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने हाईकोर्ट से ख्वाहिश की कि वो उनके मौक़िफ़ को जानने के बाद ख़तई फ़ैसला ले, जिस पर अदालत ने कहा कि इंतखाबात के इनेकाद के खिलाफ मजमूई तौर पर 79 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। हर एक दरखास्त की अलहदा तौर पर समाअत की जाएगी। बाद अज़ां अदालत ने इस केस की समाअत कल यानी जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत के ताज़ा फ़ैसले से रियासत में बल्दी इंतखाबात के इनेकाद में मज़ीद वक्त लग सकता है। महकमा लेबर ने 28 जायदादों पर तकर्रुरात की हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। इन जायदादों में 7 असिस्टेंट कमिश्नर्स, 1 असिस्टेंट ड्राफ्टमैन, 3 स्टीनोग्राफर, 1 जूनियर स्टीनोग्राफर और 16 जूनियर असिस्टेंट की जायदादें शामिल हैं।
महकमा फाइनेंस ने 28 जायदादों पर तकर्रुरात की मंजूरी से मुतालिक जियो जारी कर दिया है। ये तमाम जायदादें तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से तकर्रुर किए जाएंगे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी निज़ामत फासलाती तालीम के ज़ेर एहतमाम चलाए जा रहे कोर्सेज़ के जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को इतला दी गई है कि वह अपने दाखिले की फ़ीस किसी भी कौमी बैंक से RTGS या NEFT के ज़रिए जमा कर सकते हैं। प्रोफेसर अबुल कलाम डायरेक्टर इंचार्ज के बमौजूब ऑनलाइन अदायगी के लिए निज़ामत के अकाउंट का नाम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी DDE रिसीट है। इसका नंबर 6559622105 और IFSC कोड ID IB 000G060 है। कच्ची बोली ब्रांच से ये मुंसलिक है। रीजनल डायरेक्टर श्रीनगर और असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर जम्मू से भी कहा गया है कि वो तुलबा की मुकम्मल फ़ीस अदायगी और कोर्सेज से मुतालिक तफसीलात रवाना करें। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने गेमिंग और एंटरटेनमेंट के शोबे के सबसे बड़े प्रोग्राम इंडिया जॉय का हैदराबाद के HICC में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियात ने शिरकत की। यह प्रोग्राम 4 दिनों तक जारी रहेगा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में मंदूबीन से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि हैदराबाद में तकरीबन 150 कंपनियां बशमूल VFX स्टूडियो, 2D, 3D एनिमेशन और गेमिंग कंपनियां हैं, जिनके ज़रिए तकरीबन 30,000 अफराद को रोज़गार के मौक़े इस शोबे में हासिल हो रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि गेमिंग इंडस्ट्री की तरक्की के काफ़ी इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 2.3 बिलियन से ज़ायद एक्टिव गेमर्स हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि VFX इंडस्ट्री फिल्मसाजी का नागुज़ीर हिस्सा है और हिंदुस्तानी स्टूडियोज़ की जानिब से किए जा रहे आला काम ने मुल्क को आलमी VFX के मंजर की सिमत पहुँचाया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि फिल्मसाजी में हैदराबाद का अहम रोल है, जहाँ कई तरह के स्टूडियोज़ हैं। उन्होंने मशहूर फिल्मों बाहुबली, मक्खी, मगधीरा और दीगर तरह की फिल्मों की तैयारी में इन स्टूडियोज़ की कलीदी अहमियत को भी उजागर किया। गेमिंग इंडस्ट्री की हर साल 25% तक तरक्की हो रही है, जो काबिल सताइश इक़दाम है। गेमिंग शोबे की सालाना आमदनी 250 करोड़ रुपए से ज़ायद है। इसमें मज़ीद इजाफे की तवक्को है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 1000 करोड़ रुपए के सरफे से इमेज टावर की तामीर की जा रही है। इसका आगाज़ 2021 या 2022 तक हो जाएगा। इंडिया जॉय के पहले और दूसरे सेशन को कामयाब बनाने के लिए मुसलसिल रहनुमाई और अहम ताउन पर TVAJ तेलंगाना का शुक्रिया अदा किया। रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने सगर ज़ात के बेहतरीन तलबा में अवार्ड तकसीम किए। रविंद्र भारती में मुनक़िदा तकरीब में उन्होंने मेहमान खुसूसी के हिस्से से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसी ज़माने में इस ज़ात से ताल्लुक़ रखने वालों ने तालाबों की खुदवाई में अहम रोल अदा किया था। सगर ज़ात ने ज़रई शोबे को फ़रोग़ देने में एक अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि अवाम को साया फराहम करने में भी उनका अहम किरदार रहा, लेकिन अब बहुत सारे अफराद के इस पेशे में आने के बाद उनकी मुलाजिमत में कमी वाक़ हुई है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि हुकूमत हमेशा उनका साथ देगी। మిత్రులు పార్సాది గారు, నరేంద్ర గారు, మా జిల్లా అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ గారు, వివిధ జిల్లా నుంచి వచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ ఈరోజు అవార్డ్స్ పొందుతున్నటువంటి పిల్లలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాము. వాస్తవంగా ఉండి ప్రతి విద్యార్థికి ఇచ్చిపోవాల్సిన అక్కడ ఉండే, కానీ మాకు పెద్దపల్లిలో 2 గంటల మీటింగ్ ఉంది కాబట్టి, మళ్ళీ చాలా దూరం పోవాల్సి ఉంది కాబట్టి ఇవ్వలేకపోతున్నా. దానికి బాధను వ్యక్తం చేస్తూ, నాకు తెలిసి ఇక గెస్ట్ వస్తుంది కావచ్చు, అందరికీ ఇప్పించి మంచిగా సాగనంపాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మీ సంఘానికి నా విజ్ఞప్తి, సరే ఒకనాడు గొప్ప బాధ్యత నిర్వహించిన జాతిది, మానవ జాతికి ఆహారాన్ని అందించడంలో, ఆ ఆహార ధాన్యాన్ని పండించడంలో చెరువులు నిర్మాణం చేసి
तेलंगाना के वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने आज हैदराबाद में फॉरेस्ट प्लस 2 का आगाज किया। पानी और खुशहाली के लिए जंगलात इस प्रोग्राम का नारा दिया गया है। अमेरिका की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के ताउन से इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इब्तिदा में इस प्रोग्राम का आगाज रियासत के ज़िले मेदक के फॉरेस्ट डिवीजन में किया जाएगा। अमेरिका के यूनियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इश्तराक से इस प्रोग्राम पर अमल किया जाएगा। अमरीकी इदारा जंगलात में इजाफा और जंगल व पानी के वसाइल की तरक्की के लिए ताउन करेगा। ये तकरीब हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा की पार्क हयात होटल में मुनक़िद की गई थी, जिसमें इस इदारे के आला ओहदेदारों के साथ साथ तेलंगाना के महकमे जंगलात के आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत की एस्टीमेट्स कमेटी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने कमेटी के अरकान पर जोर दिया कि वो एस्टीमेट कमेटी के विखार का तहफ़्फ़ुज़ करें। असेंबली की कमेटी हॉल में तेलंगाना कानून साज असेंबली की एस्टीमेट कमेटी का पहला इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में चेयरमैन कानून साज काउंसिल गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, वज़ीर फाइनेंस हरीश राव, वज़ीर उमूर मुक़न्नना प्रशांत रेड्डी, असेंबली के सेक्रेटरी नरसिम्हाचार्युलू ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के अखराजात और बचत के ताल्लुक से मुकम्मल वाकफियत ज़रूरी है। हुकूमत किस तरह रकूमात खर्च करती है और बचत करती है, इस पर यह कमेटी नज़र रखेगी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में इस कमेटी का अहम मुकाम होता है और ये कमेटी पार्लियामेंट में अहम रोल अदा करती है। इंतज़ामी उमूर पर हुकूमत की जानिब से खर्च होने वाली रकम और उसकी ऑडिट का जायज़ा भी यही कमेटी करती है। वज़ीर उमूर मुक़न्नना वी प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मख्तस किए जाने वाले फ़ंड्स किस तरह इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं और फ़ंड्स की किस तरह बचत की जाए और किस तरह खर्च किया जाए, उन तमाम का एस्टीमेट्स कमेटी जायज़ा ले सकती है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आधार सिन्हा ने कहा है कि तेलंगाना में सरमायाकारी के वसीतर मौक़े हैं। ख़ास तौर पर IT, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, टूरिज़म, एजुकेशन, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी जैसे शोबों में रियासत में सरमायाकारी की जा सकती है। सिंगापुर कॉन्सुलेट जनरल पैंग पोक की क़यादत में सिंगापुर के अहदेदारों के एक वफद ने आज आरजी सेक्रेटेरिएट BRK भवन में आधार सिन्हा से मुलाकात की। इस मौके पर आधार सिन्हा ने सिंगापुर के वफद को बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना रियासत कई शोबों में काफ़ी तरक्की कर चुका है। हैदराबाद में बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट के अलावा आउटर रिंग रोड और दीगर ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलियात हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद और उसके अतराफ़ के इलाकों में मुल्क व बैरून ममालिक के सरमायाकार यहाँ सरमायाकारी को तरजीह दे रहे हैं। आधार सिन्हा ने कहा कि वज़ीर सनत तारक रामाराव के साथ हुए इजलास में जो फैसले लिए गए थे, इन फैसलों पर अमल आवरी के लिए उनके महकमे की जानिब से स्टेक होल्डर का एक इजलास तलब करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, इसलिए यहाँ सरमायाकारी को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने सिंगापुर के सनतकारों को मशवरा दिया कि वो रियासत में सरमायाकारी के मौक़ों से इस्तेफ़ादा करें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक रियासत में मरहलावार असास पर प्लास्टिक के इस्तेमाल पर इम्तना आयद किया जा रहा है। आधार सिन्हा ने कहा कि कोल्ड चेन शोबे में सरमायाकारी के यहाँ वसी मौक़े हैं। उन्होंने वफद को तयक़ुन दिया कि वो मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए उनकी दिलचस्पी के महकमों में सरमायाकारी के मौक़े फ़राहम करेंगे। इस मौके पर रियासत में क़ायम होने वाली फार्मा सिटी, जीनोम वैली और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में अब तक 20,234 गैर कानूनी पोस्टर्स, बैनर्स, फ्लेक्सीज को बर्खास्त किया गया है। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए चलाई जाने वाली खुसूसी मुहिम 18 नवंबर से शुरू की गई है। ये मुहिम एनफोर्समेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट मिलकर अंजाम दे रहे हैं। शहर भर में 24 टीमें ये काम अंजाम दे रही हैं और ये टीमें बस शेल्टर्स, अहम शाहराहों की दीवारों पर लगाए जाने वाले पोस्टर्स को बर्खास्त करेंगे। गुज़िश्ता 3 दिन से जारी इस मुहिम में अब तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जुमला 20,234 पोस्टर्स, बैनर्स, फ्लेक्सीज को बर्खास्त किया गया है।